नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, हम पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष जनजाति श्रृंखला, जिसमें मध्य प्रदेश की अनेक अनेक जनजातियों के बारे में चर्चा करें। साथियों, इसी तथाक्रम में हम आज बेगा जनजाति के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे जितने भी दोस्त हैं, पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तथा आज हम इसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश की परीक्षा में बेगा जनजाति से कौन से प्रश्न बनते हैं और कितनी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। तो आज हम देखेंगे बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में निवास करती है तथा बेगा जनजाति में क्या विशेष महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, तथा ऐसे तथ्यों को हमने इसमें समावेश किया है या लिया है जो परीक्षा में बार बार, अनेक बार, हर बार पूछे जाते हैं, जो अपने लिए तथा अपनी जानकारी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, आज देखेंगे हम बेगा जनजाति को। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में, पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि बेगा जनजाति मूलतः क्या है। बेगा द्रविड़ समुदाय की एक जनजाति है जो प्रोटो अर्सलाई प्रजाति की जनजाति मानी जाती है। इसे कुल्हाड़ी सभ्यता का परिचायक माना जाता है। मतलब कुल्हाड़ी सभ्यता का परिचायक से अर्थ ये लिया जाता है कि अति प्राचीन कालीन ये जनजाति मानी जाती है। दूसरा, ये जनजाति जो बेगा जनजाति अपने आप को सुषेण वेद का वंशज मानती है। सुषेण वेद कौन होता है सर? सुषेण वेद का आपने अगर रामायण देखी हो, जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो हनुमान जी लंका में एक वेद को लेने गए थे, वही वेद था सुषेण वेद। यानी कि लंका में कोई अगर वेद रहता था और लंकापति रावण का कोई वेद था, राजकीय वेद था, तो वो राजकीय वेद का नाम था सुषेण। और उसी सुषेण वेद को बेगा जनजाति अपना पूर्वज या वंशज मानती है कि हम सुषेण वेद के वंशज हैं। इसीलिए बेगा जनजाति को जड़ी बूटियों की जानकारी विशेष होती है, क्योंकि ये जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं तथा इसी कारण इनको क्या जड़ी बूटियों की विशेष जानकारी होती है। कौन सी जनजाति को होती है? तो बेगा जनजाति को किसकी जंगली जड़ी बूटियों की जानकारी होती है तथा ये सुषेण वेद को अपना वंशज मानती है या पूर्वज मानती है। आ गई बात समझ में? इतना आपको याद रखना है। दूसरा, ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। तो सर, ये बेगा जनजाति निवास कहां पर करती है? साथियों, बेगा जनजाति की अधिकतम मात्रा कहां पर मिलती है? तो हमें छत्तीसगढ़ में मिलती है। कहां पर मिलती है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही शामिल था, लेकिन 2000 के बाद जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दो भागों में विभाजन हो गया था। इसी कारण जो बेगा जनजाति का कुछ हिस्सा कहां पर चली गया? छत्तीसगढ़ में चला गया और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में बचा है। इसीलिए मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में बेगा जनजाति अधिकतम निवास करती है? तो देखो, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व, यह है पश्चिम। तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी बेल्ट है, पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, उस पूर्वी क्षेत्र में बेगा जनजाति का निवास स्थान है, यानी कि बेगा जनजाति निवास करती है। और कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं, जैसे कि बालाघाट जिला, ये बालाघाट यहाँ पर सीमा बनेगी इसकी। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी और शहडोल। कौन कौन से? एक बार और रिपीट कीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बेगा जनजाति निवास करती है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर उनकी अधिकतम मात्रा में ये बेगा जनजाति पाई जाती है। कौन कौन से? बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी और शहडोल। यानी कि बालाघाट से लेकर इधर ऊपर सीधी सिंगरौली तक मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति का निवास स्थान है। दूसरी चीज ये बेगाचक, ये बेगाचक के परिचायक होती है। ये एक विशेष क्षेत्र है, यानी कि इनके रहने का एक विशेष क्षेत्र है। उसको क्या नाम दिया जाता है? बेगाचक नाम दिया जाता है। जहां पर बेगा जनजाति निवास करती है उनको क्या, उस क्षेत्र को नाम दिया गया है बेगाचक। और विशेषकर कौन सा क्षेत्र होता है? मंडला और डिंडोरी जिले वाला क्षेत्र होता है। कौन सा? मंडला और डिंडोरी जिले वाला ये क्षेत्र होता है। दूसरा, बेगा शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि बेगा, आपने नाम सुना, बेगा शब्द का अर्थ होता है पुरोहित या पंडा। पुरोहित या पंडा यानी कि एक पवित्र व्यक्ति। बेगा शब्द यानी कि एक अर्थ क्या होता है कि बेगा शब्द का अर्थ होता है पुरोहित या पंडा। पुरोहित या पंडा को किसे बोलते हैं? जो समाज का विशेष और पवित्र व्यक्ति होता है उसको पंडा बोला जाता है या पुरोहित बोला जाता है। तो सर, ये धर्म कर्म में भी महत्वपूर्ण होगी, या इनके कुछ विशेष देवी देवता होगा, या इनके पूजा पाठ करने की कुछ विधि भी होगी। तो हाँ साथियों, बिल्कुल इनकी पूजा पाठ करने की एक विशेष विधि है, जिसके बारे में हम नीचे चर्चा करते हैं या अभी बता देते हैं।
बेगा जनजाति में ऐसा माना जाता है कि एक पवित्र यानी कि पुरुष ही किसी देवी देवता की पूजा कर सकता है, ना कि स्त्री को। किसी पर मैं कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा माना जाता है बेगा जनजाति में कि स्त्रियों को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी जाती है। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ ये क्या, पुरुष ही इस जनजाति में देवी देवताओं की पूजा पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुरुष उत्तम व्यक्ति होता है, यानी कि पवित्र व्यक्ति होता है, और स्त्री में बहुत सारे अवगुण पाए जाते हैं, या किसी प्रकार से उनका मासिक धर्म या इस प्रकार से कुछ भी ऐसी चीज रहती है कि उनकी शुद्धता नहीं पाई जाती, ऐसा कुछ माना जाता है। इसलिए ये पूजा पाठ करने का काम किसको दिया जाता है, जैसे कि अपने गांव में भी देखा होगा आपने, पंडित ही पूजा पाठ करता है, यानी कि गुरुजी आते हैं, वो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, ना कि स्त्री भगवान की आरती या पूजा पाठ करे। लेकिन ये धीरे धीरे समाज में स्त्रियों को भी महत्व दिया गया है। स्त्रियां भी पूजा पाठ करती है, घर के मंदिरों में तो विशेषकर अपनी माता बहनें ही पूजा करती है, और खासकर शंकर भगवान के यहाँ तो देवी ही जाती है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि पुरोहित बोला जाता है, बेगा शब्द का अर्थ पुरोहित होता है, जिसका एक अर्थ पंडा भी होता है। ये पवित्र व्यक्ति होता है जो देवताओं की पूजा करता है, ना कि स्त्रियां यहाँ पर पूजा करती है। दूसरा, कोलार मुंडा भाषा समूह के ये सदस्य होते हैं, यानी कि मुंडा समूह के जो सदस्य होते हैं यही बेगा जनजाति के सदस्यों को ही कहाँ का कोलार मुंडा समूह के सदस्य भी माना जाता है। दूसरी चीज ये यहाँ पर हम क्या देखेंगे, और भी अच्छे इनके कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि हमने हर जनजाति में कुछ ना कुछ उपजातियां पढ़ी है, तो बेगा जनजाति की कुछ विशेष उपजातियां, जैसे कौन कौन सी उपजातियों में बिंजावर, नरोतिया, भरोतिया, नहार, रायमेना, रेमेना, कटमेना। इस प्रकार एक बार बेगा जनजाति की कुछ विशेष उपजातियां हैं जो परीक्षा में कई बार यहां से प्रश्न बनता है। परीक्षा में कैसे प्रश्न बनता है कि 3 तो उपजातियां किसी अन्य उपजातियों की जाति की दे, जैसे भील की दे दी है, और लेकिन एक इसकी दे दी, और पूछ लिया है कि निम्न में से कौन सी उपजाति बेगा जनजाति की है। तो अपन को क्या बताना है, फिर अपन को ये 4-5 नाम याद रखना है और एक को छाटना है। जैसे कि एक बार रिपीट करते हैं, उपजाति बेगा जनजाति की एक उपजाति है बिंजावर, दूसरी है नरोतिया, तीसरी है भरोतिया, चौथी है नहार, पांचवी रायमेना, रेमेना, कटमेना। इस प्रकार के ये क्या है, कमेना या कटमेना। इस प्रकार की ये बेगा जनजाति की कुछ उपजातियां। दूसरा है ये भोजन में विशेष प्रकार का भोजन करते हैं। तो क्या भोजन होता है इनका एक विशेष प्रकार का भोजन 3 तरीके से ये भोजन करते हैं। पहला तो बासी, फिर ये होता है पेच, फिर ये तो बियारी। बासी क्या होता है, देखो दोस्तों सिंपल भाषा में आता है, बासी यानी पसा हुआ भोजन, यानी कि हमने शाम को कोई सा भोजन बनाया, लेकिन उसको क्या किया अपन ने, आधा खाया और आधा बच गया था। अब बच गया था तो सुबह सुबह काम पे निकलना पड़ता है, तो वो रात का बचा हुआ भोजन ही ये क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं और अपने काम करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, बासी भोजन। अपन भी गांव में बोलते हैं कि बासी हो गया यार ये, यानी कि रात का था अब सुबह क्या खाए, तो बासी, उस भोजन को ये सुबह करते हैं। दूसरी चीज फिर ये पेज बनाते हैं। पेज मतलब क्या होता है, कुछ मोटे अनाज लिए, जैसे मक्का ले ली, कोदा कुटकी ले ली, ऐसा कुछ मूंग की दाल ले ली, ऐसा कुछ मोटा अनाज लिया और उसको हांडे में उबालने के बाद उसका मांड बचा, मांड को पी लिया, और वो बाकी का अनाज क्या बचा तो उसका क्या करेंगे, ये फेंकेंगे क्या, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, उसमें नमक डाल के खा लेंगे। तो ये क्या हो गया, पेज हो गया, ऐसा चलता है। फिर ये बियारी, फिर ये भोजन बनाते हैं, इस प्रकार से ये चलता है। दूसरा, इनके कुछ महत्वपूर्ण यानी कि जनजातियों में कुछ विशेष नृत्य होते हैं जो परीक्षा में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से इस जनजाति के नृत्य हैं। तो पहला है इनका विशेष एक नृत्य होता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य सबसे प्रसिद्ध बेगा जनजाति का एक नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है, तो बेगा लोग क्या कौन सा नृत्य करते हैं, तो कर्मा नृत्य करते हैं। दूसरा नृत्य होता है रीना नृत्य, फिर परधोनी नृत्य, फिर सुवा नृत्य, फिर दशहरा नृत्य, फिर दादरिया नृत्य। ये इनकी एक और अच्छी विशेष खास बात ये होती है, क्या होता है, बेगा जनजाति के लोग अति पिछड़े लोग होते हैं। इनका थोड़ा शारीरिक में संरचना के बारे में बताता हूं। तो क्या होता है, छोटी हाइट रहती है इनकी, सांवला रंग रहता है, गठीला बदन रहता है, मतलब गठीला शरीर रहता है इनका, और धोती के तौर पे यहाँ तक ये धोती पहनते हैं, यानी कि घुटनों से ऊपर ये धोती के रूप में कुछ लपेट के या पहन के रखते हैं, लंगोटी पहन के रखते हैं। तथा बंडी नाम का एक वस्त्र होता है, बंडी, उसको धारण करते हैं। स्त्रियां क्या करती, स्त्रियां भी छोटे और हल्के वस्त्र पहनती है तथा घुटनों तक ये क्या करती है, लंगोटी पहनती है बेगा जनजाति में। और एक इनकी विशेषता ये है, सबसे ज्यादा अगर गुदना गुदवाने का काम करते हैं, यानी कि सजावट के तौर पर ये क्या करते हैं, गुदना गुदवाने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा अगर गुदना प्रिय जनजाति मानी जाती है तो बेगा जनजाति मानी जाती है। यानी कि अगर अपन बेगा जनजाति की महिला को देखेंगे तो इनके होठ बड़े रहते हैं,
काला शरीर रहता है, गठीला मतलब गठीला शरीर रहता है, रंग सांवला रहता है, होंठ बड़े बड़े रहते हैं, बाल घुंघरेलू टाइप के रहते हैं और इस प्रकार के ये रहते हैं। दाढ़ी मूंछों पर हल्के बाल रहते हैं, यानी कि ज्यादा बाल नहीं रहते, इस प्रकार का इनका शरीर रहता है। दूसरी तौर पर ये क्या होते हैं, ये आभूषण अपने मतलब खुद ही आभूषण बनाते हैं। जैसे कि जंगल में कुछ जीव जंतु रहते हैं, उनकी हड्डी गुड्डी के से भी आभूषण ये बना लेते हैं। दूसरा, मोर पंख से ये अपने सजावट के तौर पर आभूषण बनाते हैं। तीसरी बात ये होता है, चांदी का एक तार लेते हैं, उसमें कड़ी 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 ऐसे कड़ी बनाकर, लंबे लंबे कड़ी बनाकर वो पीछे बांधते हैं, तो जमीन तक लटकती हुई चलती है। जैसे कि ऐसे चलते हैं तो ऐसा लगता है मोर चल रही है। इस प्रकार के कुछ ये आभूषण पहनते हैं, ये खुद ही बनाते हैं, यानी कि स्वयं आभूषण बनाने के काम करते हैं। दूसरी, ये आर्थिक तौर पर क्या करते हैं, अपने घरों में कुछ काम करते हैं, जैसे कि बांस के लकड़ी रहती है, उससे कुछ कुछ उत्पाद बनाते हैं और वो बाजार में बेचते हैं। इस प्रकार से ये अपनी आर्थिक दैनिक दिनचर्या को चलाते हैं। ये कुछ विशेषता होती है बेगा जनजाति। दूसरी, एक कृषि। कृषि स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसमें स्थानांतरण यानी कि होता है क्या है, किसी जंगल के विशेष क्षेत्र में जाएंगे, वहां जंगल को काटेंगे, आग लगाएंगे और वहां से कुछ समय तक वो कृषि करेंगे, जब तक वो जमीन उपजावे, फिर दूसरी जगह ऐसा करेंगे। यानी कि ये जमीन को बदल बदल कर खेती करते हैं। तो उस खेती को क्या बोलते हैं, बेवार या पोंडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी खेती को जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको बोलते हैं बेवार या पोंडू खेती, है ना। और हल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, हल का प्रयोग हमने पहले भी बताया कि बेगा जनजाति पवित्र और पंडा इनको बोला जाता है, पुरोहित बोला जाता है, मतलब ये कि देवी देवताओं में आस्था रखने वाले। इसीलिए बेगा जनजाति के लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ये क्या करते हैं, ये धरती को अपनी माता मानते हैं। धरती को अपनी माता मानते हैं तथा इनका मानना यह है कि धरती पर अगर हम हल चलाएंगे, जमीन को चीरेंगे, यानी कि अपनी माता के शरीर पर क्या अपन हल चला रहे हैं, यानी कि माता के शरीर को चीर रहे हैं। इसीलिए क्या करते हैं, ये लोग हल नहीं चलाते, यानी कि खेती के लिए बक्कर का प्रयोग नहीं करते। इसीलिए ये आर्थिक तौर से बहुत कमजोर जनजाति होती है, यानी कि पिछड़ी हुई जनजाति है। इनके कहीं लोग, बहुत सारे लोगों ने ये खेती नहीं करते, तो इनके लिए क्या किया, लोगों ने कहीं ना कहीं पर इनका शोषण किया, इनकी जमीन पर कब्जा करने लगे। तो सरकार की कुछ योजना है, इसके अंतर्गत इनको वापस उनकी खेती मिली है। तो इनकी कुछ मान्यता ऐसी है कि धरती हमारी माता है तथा माता के ऊपर हम हल नहीं चलाएंगे या बक्कर नहीं चलाएंगे। इस प्रकार से ये आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर जनजाति है। तथा ये क्या करते हैं, ये जंगलों में जाते हैं, महुओं को एकत्रित करते, शहद को तो एकत्रित करते, गोंद को तोड़ते हैं तथा जंगली जड़ी बूटियों को एकत्रित करते हैं और इसको बेचने का काम भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं की मान्यता कम हुई है और आर्थिक तौर से मजबूत करने के लिए सरकार ने उनको नई नई योजनाएं बताई है तथा ये खेती पर भी निर्भर है। अब ये धीरे धीरे खेती करने लग गए हैं। इस प्रकार का इनका काम होता है। दूसरा, एक और विशेषता बहुत अच्छी मैं बता देता हूं कि बेगा जनजाति की महिला नाक और कान छिदवाने का काम नहीं करती, खास करके नाक छिदवाने का काम नहीं करती। इनका ये मानना है कि हम आजाद है, यानी कि भारत की अति प्राचीन जनजाति है। इसलिए बेगा जनजाति का ये मानना है कि हम आज तक किसी के गुलाम नहीं हुए। और गुलामी का अर्थ ये होता है नाक में नकेल डालना। ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई ज्यादा उत्पाती बनते हैं तो इसके नाक में तो नकेल डालनी पड़ेगी। नकेल डालने का मतलब ये होता है कि अगर हमारी नाक में अगर नकेल है तो मतलब हम किसी के गुलाम हैं। और बेगा जनजाति आज तक अपने आप को किसी का गुलाम नहीं मानती है। इसीलिए बेगा जनजाति की महिलाएं क्या नाक नहीं छिदवाती है। क्या नहीं छिदवाती, नाक नहीं छिदवाती। लेकिन ये गुदना इस प्रकार गुदवाती है कि इनके चेहरे को जब देखते हैं तो अति सुंदर लगता है ना। इस प्रकार से होती। दूसरी और भी इनका एक अतरंगी एक काम है, ये और मैं बताता हूं। जब ये विवाह होता है तो इनका दूल्हा अपन क्या करते हैं, बाकायदा सूट मूट पहनते हैं और कोई सापा बांधता है, कुछ इस प्रकार से चलते हैं, जूते पहनते हैं अच्छे स्पेशल वाले। तो ये क्या करते हैं, जब इनकी शादी होती तो ये क्या करते हैं, खड़ाव धारण करते हैं। जैसे साधु संत रहते हैं ना, उनके खड़ाव बने रहते हैं लकड़ी के। तो ऐसे ये दूल्हा रहता है, क्या करता है, खड़ाव पहनता है। क्या करता है, खड़ाव पहनता है और ये हाथी की सवारी करता है। जब तोरण मारने जाएगा तो ये हाथी पे बैठकर जाएगा। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मान लेना कि अगर कोई व्यक्ति हाथी से अगर तोरण लगा रहा था, समझ जाइएगा था वो बेगा जनजाति का व्यक्ति है। कौन सी जनजाति का है, बेगा जनजाति का व्यक्ति है। तो दूल्हा क्या करता है, हाथी पर बैठ के तोरण मारता है, यानी कि हाथी से बारात लगाता है तथा खड़ाव धारण करता है। इस प्रकार की ये परंपरा है। किसी की भावना को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस मेरा बताना, सामान्य जानकारी बताना मेरा उद्देश्य है ना। दूसरी चीज ये है, महिलाओं में ये गुदना प्रिय जनजाति, आभूषण, ये आभूषण धारण करती है जो हाथ से बनाती है, यानी स्वयं आभूषण बनाती है। फादरी नामक एक आभूषण धारण करती है जो इन महिलाओं को सबसे ज्यादा अति प्रिय आभूषण है। फादरी क्या होती है दोस्तों, ऐसा होता है, ये कोई व्यक्ति है,
यहाँ पर एक मोर मुकुट जैसा वो धारण कर लेती है, यहाँ ये मोर मुकुट है। अब इसमें एक लड़ी, ऐसी लड़ी रहती है छोटी 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 छोटी, तो यूं कर करके, तो इनका यह इनकी टोपी। अब इसको पहन ली तो इसके पीछे तक ऐसा लगता है कि जब बहुत सारी लड़ियां लटक रही है, यानी कि चेन की ऐसी लड़ियां बना के रखते हैं, जो चांदी की भी हो सकते हैं, जो महंगा से महंगा तार होता है उस तार की ये खुद ही बनाते हैं। इस प्रकार का इनका काम होता है। दूसरी चीज होती है, ये शेर को अपना छोटा भाई मानते हैं। बेगा जनजाति जंगलों में निवास करती है और शेर को अपना छोटा भाई मानती है। देखो दोस्तों, ये मान्यता होगी अपने स्तर पर, लेकिन शेर को थोड़ी पता है कि अपना बड़ा भाई है। आ गई बात समझ में? इसलिए अगर शेर को देख के थोड़ा डर जाना चाहिए इनको, क्योंकि ये अपने छोटा भाई समझ के अगर उन्हें आजा मेरा भाई, तू तो अपना भाई यार, उसके गले में लगा दिया, उसकी नीयत बिगड़ गई यार, तेरा मांस तो बड़ा ताजा ताजा और निपटा दिया वही, तो छोटा भाई बड़े भाई को निपटा सकता है। इसलिए ये क्या है कि ये तो शेर को अपने छोटा भाई मानते हैं, लेकिन शेर इनको बड़ा भाई नहीं मानता है। ये बात ध्यान रखने का है ना। दूसरा, गांव का एक मुखिया होता है, उस मुखिया को बोला जाता है मुकद्दम। क्या? बेगा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? मुकद्दम बोला जाता है, तथा गांव को बोला जाता है पूर्वा। बेगा जनजाति में गांव के मुखिया को तो मुकद्दम बोल दिया, अब गांव को क्या बोलेंगे सर? तो गांव को बोलेंगे बाबा पूर्वा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्वा बोलेंगे। दूसरा, गांव का रक्षक, गांव का जो रक्षक रहता है, जैसे कि गांव में पहरेदारी करता है, कोतवाली करने का काम करता है, जैसे कि गांव में अपन चौकीदार छोड़ते हैं, आज भी हमारे गांव में 2-3 चौकीदार। तो कैसे? तो यहाँ पर कोटवार नाम का एक व्यक्ति होता है बेगा जनजाति में, जो गांव की क्या करता है? सीमा सुरक्षा करता है। रात में आवाज देता रहता है, जागते रहो, चोर आ गए, जागते रहो, इस प्रकार की कुछ आवाजें वो निकालता रहता है, खांसता रहता है। 2-4 कुत्ते उसके आसपास टहलते रहते हैं। कुत्ते का मतलब ये जंगली जानवर की बात कर रहा हूं मैं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार ये क्या करता है? कोटवार गांव की सुरक्षा का काम करता है। दूसरा, ये पितृसत्तात्मक समाज होती है। बेगा जनजाति में विशेषकर पिता को यानी पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, माता को भी महत्व दिया जाता है, क्योंकि माता पिता के बिना घर संसार भी चलता है। लेकिन सर्वोपरि मान्यता रहती है पिता की। पिता सर्व होता है, जिसके बाद में माता आती है। तो इसमें क्या हुआ? बेगा जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन ये सामूहिक रूप से रहते हैं, यानी कि सामूहिक परिवार, यानी कि एक तरीके से संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी कि सभी मिलजुल कर रहते हैं, कि दादा भी रहेंगे, चाचा भी रहेंगे, बड़े पापा भी रहेंगे, पापा जी भी रहेंगे, यानी कि सभी मिलकर मतलब एक परिवार, यानी कि संयुक्त परिवार में रहते हैं, ना कि एकल परिवार में। एकल परिवार में क्या होते हैं? माता पिता घर परिवार से अलग हो गए, उनके पुत्र पुत्री रह रहे हैं, माता पिता, बस ये हो गया एकल परिवार। लेकिन सभी मिलजुल कर अगर रह रहे हैं तो वो हो गया संयुक्त परिवार। जैसे आज भी हमारे वहां संयुक्त परिवार में रहते हैं हम सभी, जिसमें बड़े पापा, चाचा, चाची, छोटे पापा सभी आते हैं, तो वो क्या हो गए? सभी मिलजुल कर रह रहे हैं, तो वो संयुक्त परिवार हो जाता है। इस प्रकार दूसरा होता है, ये जंगली सुअर की बलि देते हैं, यानी कि इनके कोई देवी देवता है, उन देवताओं को क्या करते हैं? ये सुअर, जंगल से सुअर को पकड़ते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? उनको खचाक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खचाक कर देते हैं, यानी कि बलि दे देते हैं। आगे बात समझ। दूसरी चीज है, नाक में आभूषण धारण नहीं करते। समगोत्री तथा बाल विवाह वर्जित है। समगोत्री विवाह, बाल विवाह क्या होता है सर? सिंपल शब्दों में ऐसा समझोगा कि अगर मैं हूं सूर्यवंशी या मैं हूं लववंशी, तो मैं क्या करूंगा? मेरी गोत्र को क्या है? खंडेरिया गोत्र है। खंडेरिया गोत्र है, तो मेरा विवाह खंडेरिया गोत्र में नहीं होगा, मेरा विवाह किस में होगा? और अन्य गोत्र में होगा, जैसे कि और कोई सी भी गोत्र होगी उस गोत्र में, ना कि मेरी खुद की जो गोत्र है उस गोत्र में विवाह नहीं होगा। इस प्रकार से क्या होता है? समगोत्री विवाह वर्जित है, यानी कि समगोत्री विवाह नहीं होता। और दूसरा होता है बाल विवाह भी वर्जित है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की ये शादी नहीं करते हैं। जब इनकी उम्र शादी लायक हो जाती है, जैसे कि बच्चे की उम्र 20-22 साल की हो जाती है, यानी कि ये जवान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब इनका विवाह किया जाता है, ना कि छोटे छोटे टुन्नू मुन्नू का विवाह कर देते हैं। हमारे राजस्थान में ऐसा ही है। राजस्थान जो राजगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर क्या करते हैं? छोटे छोटे 15-16 साल 17 साल के छोटे छोटे, जो कुछ भी नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि शादी हो रहा है, और जिसके बाद में वो सब कुछ जानने लग जाते हैं, तो उनको छोटा छोटा उनके शादी कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं फिर उनको दिक्कत आती है, तथा बाल बच्चे भी उनको वही हष्टपुष्ट और ऐसे नहीं हो पाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जवान और हष्टपुष्ट हो जाते हैं, यानी कि एक एज होती है शादी की, तभी ये क्या करते हैं? विवाह करते हैं, यानी कि बाल विवाह वर्जित है। दूसरी चीज ये क्या है? साल वृक्ष की पूजा करते हैं, यानी कि बेगा जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। इनकी मान्यता यह है कि इनके एक देवता है बूढ़ा देव, ये साल वृक्ष में निवास करते हैं, तथा इनका सबसे पवित्र अगर कोई सा वृक्ष होता है, जैसे कि हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार पीपल वृक्ष सबसे पवित्र व्यक्ति, तुलसी वृक्ष सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। इसी प्रकार बेगा जनजाति में साल वृक्ष
सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि साल वृक्ष में इनके देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। बूढ़ा देव निवास करते हैं तथा जब साल वृक्ष जब इनके यहाँ पर विवाह होता है, शादी होता है, तो शगुन के तौर पर साल वृक्ष की कुछ पत्तियां भेजते हैं या साल वृक्ष की पूजा करते हैं। इस प्रकार का इनमें काम किया जाता है। तथा इनके कुछ देवी देवता है जैसे कि बागेश्वरी माता की पूजा ये करते हैं, भवानी माता की ये पूजा करते हैं और खेर महारानी की भी ये पूजा करते हैं। यानी कि बेगा जनजाति के लोग 3 देवियों की पूजा करते हैं, बागेश्वरी माता, भवानी माता और खेर माई माता। इस प्रकार ये क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दूसरी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बेगा जनजाति के ऊपर लिखी गई, जैसे कि द बेगा नाम की एक पुस्तक है जो बेरियर एल्विन ने 1939 में ये पुस्तक लिखी है। 1939 में ये पुस्तक लिखी गई। दूसरा है हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये कैप्टन फॉर्सिथ नाम का एक अंग्रेजी व्यक्ति है जिन्होंने बेगा जनजाति के ऊपर क्या लिखी है, पुस्तक लिखी। बेगा जनजाति विशेषकर अति पिछड़ी जनजाति है, आज भी कहीं ना कहीं समाज की विशेष धारा से पीछे रही है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा रही जिसके माध्यम से क्या होता है, बेगा जनजाति के लोगों का उत्थान करने का काम किया जाता है या उनको समाज की विशेष या मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है। साथियों, कहीं कहीं पर तो ऐसी अवस्था रहती है कि इनकी कुछ पुरानी मान्यता ऐसी है कि ये जंगली जड़ी बूटियों से अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झाड़ फूक को भी ये सर्वाधिक महत्व देते हैं। क्या करते हैं, किसी को अगर बुखार कुछ भी होता है, झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने समय समय पर आकर मतलब कुछ महामारियों ने इनको चपेटा है तथा इनकी जनसंख्या के रूप में मतलब संख्या में कमी भी की गई। इसीलिए सरकार ने कुछ ऐसे बहुत सारी योजनाएं चली जिसके माध्यम से आज इनको एक विशेष अच्छी जनजाति के तौर पर जाना जाता है तथा उनका उत्थान का भी काम किया जा रहा है, उनको समाज में आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। इसलिए आज कुछ अच्छी यानी कि एकदम व्यवस्थित रूप से हमें बेगा जनजाति देखने को मिलती है या एक अच्छी स्थिति में देखने को मिलती है। इसी प्रकार साथियों, आज का ये पूरा वीडियो, ये लेक्चर बेगा जनजाति के ऊपर यही समाप्त होता है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो हमने यहाँ पर कवर करवा दिए। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए तथा लाइक कर दीजिए। मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।